लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, अभी जो ये 8 क्लास का ज्योग्राफी है आपका, ये जरूरी नहीं कि इंडिया के बारे में बताइए, पूरी दुनिया के बारे में, पूरे अर्थ के बारे में हम लोग टारगेट करके कर रहे हैं। जैसे कि अभी मिनरल और एनर्जी रिसोर्स भी हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा पूरे वर्ल्ड का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो चीज हम लोगों ने देखा था। तो देखिए, पहले मैं कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। 90% of the world population occupies only 30% of land area. दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 90% जो टोटल पॉपुलेशन है वो अर्थ के टोटल लैंड एरिया के 30% पर ही रहती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% अर्थ के टोटल लैंड एरिया के 30% पे रहती है। मतलब 70% लैंड एरिया ऐसा है कि जहां पे इंसान नहीं रह सकते, वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। या तो वहां पे बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है, या तो जैसे अब जंगलों पे पहाड़ों पर तो लोग बहुत कम ही रहते हैं, और नहीं तो अनइनहेबिटेड मतलब कि बिल्कुल वहां पे है ही नहीं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लैंड की बात करें, अर्थ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है लैंड, क्योंकि लैंड पे सब कुछ है। आप मान लीजिए कि अर्थ पर जो लाइफ है बिना प्लांट के तो हो भी नहीं सकता, और लैंड नहीं तो प्लांट नहीं, हम लोग कहाँ रहेंगे? जीरो ग्रेविटी में तो रह नहीं सकते हवा में झूलते हुए। तो लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे अर्थ का केवल 29% या 30% के लगभग ही जो पूरा एरिया है अर्थ का वो लैंड है। 70% एरिया तो पूरा का पूरा आपको पता ही कि ओशियन है, पानी है, ठीक है, और वो भी ओशियन ऐसा जो हमारे किसी काम के नहीं, उस पानी का हम कोई यूज नहीं कर सकते। जी किस तरह से बेटे? नहीं, समुद्र के पानी का यूज नहीं करते, ये कर देखिए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। आपका किडनी फेलियर हो सकता है उस पानी को अगर यूज करेंगे, तो किडनी फेलियर हो सकता है तुरंत, जल्दी से जल्दी किडनी। सेकंड में क्या होता है, कोई गुल्ली है, मतलब टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप 2-4 बार भी पी लेंगे ना तो हो सकता है 24 घंटे में 48 घंटे में किडनी फेलियर हो जाए। जी तो तुरंत बेटे 24 घंटे 48 घंटे तुरंत ही होता है, कोई साइनाइड जहर थोड़ी खाते मर जाएगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है समुद्र के पानी में? ये तो मैं पता है, खारापन होता है या सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है उसमें। सॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि नदियों से जो भी पानी, जैसे आपको पता है पूरे अर्थ पे, लैंड पे अलग अलग तरह के रॉक्स से, अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, और जितना भी पानी, जो भी बारिश होती है वो सब लैंड के रास्ते से होते हुए ही समुद्र में जाता है सारा पानी। तो लैंड पर से जितना भी ये सारा चीज है, ये सारे मिनरल्स घुल करके पानी में, समुद्र में लाखों साल से मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते वो वाटर बहुत ज्यादा सेल है। बिल्कुल, रेन वाटर मीठा होता है, रेन वाटर को पीने में नहीं डिपेंड करता है कि आप हो कहाँ। दिल्ली में हो तब तो भाई कभी भी ना पियो तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा पोल्यूशन है। लेकिन अगर आप माउंटेन इलाके में, चाहे गांव में जहाँ पोल्यूशन कम है, तो वहां पर आप पी सकते हो। वैसे कहीं पर भी हो, माउंटेन को छोड़ करके जो एकदम बिल्कुल दूर दराज का इलाका है, तो वहां पर आप पहले बारिश का पी लो। लेकिन और जगह जैसे हम लोग के बिहार में गाँव की बात करें, तो वहां पर ही पहले बारिश को तो छोड़ ही देते हैं लोग, क्योंकि मानते हैं कि धूल डस्ट ये सारे तो होते ही हैं, उसके बाद पी सकते हैं आप। बोलो बेटे। हाँ हाँ, क्यों? किसने? तो कैसे जलता है? तो रूम टेम्परेचर तो होता ही ना। क्या पढ़ा था बताओ? नहीं, मैग्नीशियम तो जलता है, फास्फोरस भी जलता है, मैग्नीशियम का रिबन तो जल जाता है ना रूम टेम्परेचर में। कोई नहीं, आप निकाल के रखना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने कहा अंजू ने, मैं बता दूं
कि उस पानी को पीने से हमारे किडनी क्यों फेलियर हो जाते हैं। समुद्र का पानी में ऐसा क्या दिक्कत कर रही है? हमें तो पता है कि उसमें नमक ज्यादा है, सॉल्ट है, लेकिन उस नमक या सॉल्ट से प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। हम जब वो पानी पिएंगे तो आपको पता है कि हमारा जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करे। पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी के सेल्स तक जाएगा, और सेल्स तक जाएगा बेटे तो उसके बाद वो रेस्पिरेशन होगा और उसे इम्प्योरिटी निकल करके फिर वेन्स में जाएगी, और उसके थ्रू वो फिर किडनी में लिक्विड का फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो ब्लड में जब पानी मिक्स होगा और किडनी में फिल्टर होने के लिए जाएगा, तो जितने भी नेफ्रॉन जो होते हैं ना हमारे किडनी में, छोटे छोटे पार्टिकल जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं, वो सारी के सारी जो उसकी जालियां होती है ना, मेम्ब्रेन, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, और जल्दी ब्लॉक होगी, बहुत तेजी से ब्लॉक होगी, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा सेलाइन होता है, इतने पार्टिकल्स होते हैं कि उसको फिल्टर करना ही मुश्किल है। ठीक है, और किडनी हमारा फेलियर होते ही फिर हम लोग कुछ दिन में मर जाएंगे। दिखाइए, एक सेकंड में जरा इसको पॉज कर दूंगी, एक सेकंड। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. बिल्कुल, दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से पॉपुलेशन है। अगर मान लीजिए सियाचिन या हिमालय के बर्फीले इलाके में देखेंगे तो वहां पे इस तरह से भीड़ आपको चलती सड़कों पे नहीं दिखाई पड़ेगी, कम पॉपुलेशन है, बहुत ही कम। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल घने जंगल है, वहां पे कोई नहीं है। माउंटेन के ऊपर के इलाके, वहां पर कोई नहीं रह सकता। डेजर्ट, एकदम बिल्कुल डेजर्ट होगा, वहां कोई नहीं रह सकता। तो ये माना जाता है कि सब हैबिटेट, जैसे कि 4th-5th क्लास में मैंने भी पढ़ा है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट वो है जहां किसी भी एनिमल को, एज वेल एज ह्यूमन ऑल्सो, उसको फूड, शेल्टर और चांस ऑफ ग्रोथ, अपने को ग्रोथ करने का या विकास करने का, फूड का और शेल्टर का आसानी से उपलब्धि हो जाए, वही उसका शेल्टर, मतलब क्या कहते हैं, हैबिटेट बनता है। तो पॉपुलेशन वही होगा जहां लोग रहते हैं, जहां लोगों का हैबिटेट हो। अब शेर अफ्रीका के जंगलों में ही उसका हैबिटेट है, वहां पे ज्यादा ग्रोथ इसलिए कर सकता है क्योंकि वहां पे एनिमल्स ज्यादा है जिसका वो शिकार करके खा सकता है। अब उसको वहां से उठा करके आप डेजर्ट में डाल दो, तो डेजर्ट में तो ना उतनी वेजिटेशन है और ना उतनी गर्मी सह सकता, तो जी नहीं सकता, है ना, इस तरह से। अभी जो लैंड यूज देख रहे हैं, एक टर्म लिखा है भूमि प्रयोग उपयोग, ये यूपीएससी में आपके मेंस में ना ये टॉपिक आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर। हाँ, तो अभी जब आप 8th क्लास में है तब आप इसको कैसे देखेंगे, और वहां पे होंगे तो कैसे, मैं दोनों आपको तरीका बताऊंगा। देखिए, लैंड यूज का मतलब सिंपल है, ये जो जमीन है इसका कैसे कैसे यूज किया जाता है। कुछ हिस्से पे खेती की जाएगी, कुछ हिस्से पे बिल्डिंग बनाई जाती है, कुछ पे सड़कें, कुछ पे रेलवे ट्रैक्स हैं, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कुछ मतलब कि मैन मेड कुछ ना कुछ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन होगा, और कुछ फिजिकल या नेचुरल चीजें होंगी इस लैंड के ऊपर। ठीक है, अब जो मैन मेड है तो खेत में हम लोग खेती करते हैं या जो भी बिल्डिंग बना दी सब मैन मेड है, और फिजिकली मतलब कि जहां फॉरेस्ट हो गया, जहां पे प्लेटो है, जहां पे माउंटेन है, वो नेचुरल हो गया। देखिए, this is commonly termed as land use। can देखिएगा, the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, mineral and availability of water। किसी जगह पर वहां का लैंड का यूज कैसे होगा ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहले ट्रोपोग्राफी, ट्रोपोग्राफी मतलब कि जमीन की बनावट कैसी, जमीन वहां पे समतल है, फ्लैट है, मैदान है, प्लेन है, प्लेटो है, माउंटेन है, डेजर्ट है, कैसा है, ज्यादा हाइट पे है, कम हाइट पे है, समुद्र के किनारे का इलाका, कहां पर वो लैंड है। दूसरा, मिट्टी वहां की कैसी है, अगर बंजर मिट्टी होगी तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और फर्टाइल लैंड होगा तो सब लोग वहां खेती करना चाहेंगे। क्लाइमेट, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडे, मतलब सियाचिन जैसे ठंडे क्लाइमेट में कम जनसंख्या होगी। राजस्थान का जो डेजर्ट है जैसलमेर का, वहां पे कम जनसंख्या होगी। लेकिन जहां मॉडरेट होगा, जैसे समुद्र के किनारे का इलाका, उसको मॉडरेट टेम्परेचर वाला या क्लाइमेट वाला इलाका माना जाता है। ना तो वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है
और ना ही ज्यादा सर्दी, तो वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा। प्लेन वाले इलाके जहाँ खेती बाड़ी की जा सकती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनका जो बेल्ट है, पूरा मैदान जो है उत्तर भारत का, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको। ठीक है, और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे फर्टाइल लैंड है, लेकिन इंडस और गंगा जो बेसिन है हमारी, जहां पर ये पूरा मैदान है उत्तर भारत का मैदान, इतना फर्टाइल दुनिया में कोई भी लैंड नहीं माना जाता। वर्ल्ड में सबसे अधिक फर्टाइल लैंड ये। इसका कारण ये है कि ये जिन हिमालय नदियों, हिमालय से निकल के आती है, वहां से जो मिनरल्स भी लेके आती है, उससे भी सॉइल की पूर्ति करती है। और वैसे भी आपको पता है, नदी जब भी मैदान का निर्माण करी, कोई भी रिवर जब फील्ड का निर्माण करती है, तो वो एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है। मैं आपको, नदी जब बाढ़ का पानी नदी के दोनों साइड फैलता है, तो अपने साथ चिकनी मिट्टी, जो कि बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, उसको बिछाते जाती है। इसी को एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक बार भी इसमें पानी दे दो या सिंचाई कर दो, तो बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। वही अगर डेजर्ट वाला या रेतीली मिट्टी है ना, अगर उसमें कितनी बार भी पानी दो तो पानी तुरंत सूख जाएगा। वहां पर ज्यादा आप क्या कहते हैं, इरिगेशन के द्वारा भी खेती अच्छी नहीं करते। ठीक है, हाँ बिल्कुल आती है। जैसे कि वो तो रेत हो गया जो बिल्कुल उसके किनारे का है, नदी के जस्ट किनारे से जो ये रेत की खुदाई होती है ना, जमुना नदी से, गंगा नदी से, तो ये थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं, रेत टाइप की होगी, मतलब कि इसके कण बड़े बड़े होंगे, पार्टिकल्स। लेकिन जैसे जैसे नदी से और दूर दूर चलते चले जाएंगे, तो वो मिट्टी और भी चिकनी होती चली जाती है। आपको पता ही होगा, जो भारी कण है या बड़े पार्टिकल होंगे, उसको पानी ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकती बाढ़ का पानी, तो नदी के किनारे पे ही रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे, इसीलिए नदियों के किनारे साउथ इंडिया कहीं पे जो पहाड़ों से बहती है, तो आप देखिए नदियों के किनारे है ना, येलो कलर का जो डस्ट होता है, उस तरह का बिल्कुल आपको रेत दिखेगा। लेकिन और आगे जाएंगे तो फिर तो मिट्टी ही मिलती है, क्योंकि बड़े पार्टिकल नदी के दोनों साइड में ही रह जाते हैं। नदी का जो वाटर होता है उसको ज्यादा दूर कैरी करके नहीं ले जा सकता, और जो महीन एकदम बिल्कुल फाइन जो पार्टिकल होते हैं, वो नदी के पानी के साथ दूर तक बिछाया जाता है, जिससे कि एलुवियल सॉइल बनता है और बाढ़ का मैदान बनता है। देखिएगा, हाँ, अब लैंड को हम इस तरह से भी बांट सकते हैं कि प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। अब जंगल किसी एक आदमी की तो नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमेरिका में जंगल कम्युनिटी की नहीं होती है, एक आदमी की होती है। 200 एकड़ 500 एकड़ का कोई जंगल है, वो हिस्सा उस आदमी का, एक पहाड़ है उस आदमी का है, इस तरह से होता है। पहाड़ का एक हिस्सा, पहाड़ का दूसरा हिस्सा, मतलब थोड़ा सा हिस्सा दूसरे आदमी का, उस पर भी उनका अधिकार होता है। मतलब क्योंकि कैपिटलिज्म है। अभी बड़े जैसे 9th क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं जी। देखिए, हम बता रहे हैं, हमारे पास क्या है ना, अगर आप रसिया की बात करो, यूरोप और अमेरिका एक तरफ कर लो, रसिया को दूसरा। रसिया में और चाइना में ऐसा है कि कोई भी चीज आपकी प्राइवेट नहीं है, मतलब नदी, पहाड़, जंगल या माइनिंग वाले जितने भी मिनरल हैं, ठीक है, ये चीज आप अपना नहीं कर सकते। बेशक आपके खेत में निकल जाएगा, सरकार लेके चल जाएगी। अगर आपके खेत हो और यहाँ पे अगर सोना नीचे से निकल गया, या कोई कोयला या कोई माइनिंग निकल गई, माइन से हो गए, या मिनरल निकल गया, तो सरकार के अंडर में आ जाएगा। उस जमीन का मुआवजा आपको दे दिया जाएगा। समझ रहे ना, मुआवजा मतलब कि उस जितनी वैल्यू की जमीन होगी। जैसे मान ले बेटा, आपकी ये जैसे यहाँ पर है जहां मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर मान लो कि यहाँ से मेट्रो जाती है, सड़क बड़ी करी जाएगी, तो इससे टूटेगा ना, तो इसका जो वैल्यू होगा अभी गवर्नमेंट रेट पे, वो वैल्यू उसके मालिक को दे दिया जाएगा। अब बेशक दूसरे जगह ले लो, तो सरकार को जब बनाना है तो सरकार तो लेगा ना। आर्टिकल 31 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेके 395 तक आर्टिकल्स है, ठीक है। उसमें आर्टिकल 31 जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये राइट था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी था। उस राइट का हवाला दे करके अगर कोई सरकार ये जमीन मांग ले और आप चाहो नहीं देना, तो अब कोर्ट में केस कर देंगे तो सरकार फिर हार जाएगी, क्योंकि हमको अधिकार था, हम अपना प्रॉपर्टी है मेरा, हम नहीं दें, तुम क्या कर लोगे। आगे जाकर के गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उस आर्टिकल को संविधान से हटा दिया, ठीक है। तो ये लीगल राइट है आपका, ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अगर चाहेगी,
अगर सरकार की देश की उन्नति के लिए या प्रोग्रेस के लिए अगर जमीन ली जा रही है तो आपको देना पड़ेगा ये जमीन। हाँ, सरकार उसका मुआवजा, उसके बदले में जो भी कंपनसेशन होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर रखा है कि गवर्नमेंट जो जमीन लेगी वो कितने की, समझ रहे हैं ना, उस रेट वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। हाँ, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहां पे बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी है। अगर पूरा पहाड़ मेरा है तो मेरा है। जैसे बेटा यहाँ पर गोल्ड की खुदाई होगी तो कोई आदमी सोना खोद लेगा? नहीं खोद सकता। लेकिन वहां पर क्या है, कोई भी आदमी जाता है टेक्नोलॉजी लेके, जहां मन करे, अगर उसके इलाके में आता है वो जमीन या किसी दूसरे से किराए पे ले, तो वहां पे सोना खोदिए, निकालिए और सोना बेचिए, अपना राजा बनिए। जी, ये गोल्ड रश आपने देखा होगा, हाँ, उसमें आता है डिस्कवरी पे। ये अमेरिका का मतलब कि ये देन गिर जाएगी तो तू किसी की देन ना रहेगी, टूट जाएगी। चल देख, ठीक है, इंडिया में नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम लोग कैपिटलिज्म के साथ साथ सोशलिज्म को भी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कुछ चीजों पे सरकार अपना पूरा दबदबा रखती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे सब लोग राइट कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। अब अगर आपने कार खरीदा है तो सरकार चाहे कितने भी टोटके लगा ले, कोई भी कानून लगा ले, वो कार आपकी है तो आपकी है, वो आपसे नहीं ले सकती। तो आपने ईएमआई नहीं भरा है तो आप फिर चोर हो गए ना, ये बात होती है। तो बेटे उठाते हैं इसलिए क्योंकि आपने कानून तोड़ा है, इसलिए नहीं है ना कि मोदी जी ने मांगा है, मोदी जी की कार हो गई, वो नहीं, वो एज अ पनिशमेंट है ना, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी ना। हाँ ठीक है, आप चालान भरिए उसका और फिर अपनी गाड़ी ले जाइए। ये बेटा इसमें क्या, नहीं मैं आपको बता उसमें क्या होता है ना, जैसे भी आपकी गाड़ी जाएगी तो आपका जो, जैसे आप जिस व्हीकल को लेते हैं तो उसका रजिस्टर्ड नंबर तो होता ही आपका, तो आपके फोन नंबर पे मैसेज आएगा और फिर आपको उस थाने में या उस ऑफिस में, नहीं तो कोर्ट में जाकर के आपको फिर वहां से वो चालान भर के, पेनल्टी भर के आपको निकाल। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना बेटा, जो रिमोट सेंसिंग होता है ना, जो रेज होते हैं, मतलब कि एक्सरे या अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उसको अंदर, जैसे आपको पता है वो तो कहीं तक भी जा सकती है, उसे स्कैन किया जाता है जमीन। जैसे आपने मेटल डिटेक्टर देखा होगा, पंजाबले में क्यों करेंगे बेटे, यहाँ कौन सा सोना गड़ा है अंदर, मैंने सरकार को पता भी जी, वो कर लेते हैं बेटा, उनके पास बहुत नॉलेज है। हैंड ब्रेक पिछले चक्के के होते हैं, अगले चक्के का कोई ब्रेक नहीं होता, अगले चक्के का भी। तो बेटे है ना, पूरा झूला झूलाएंगे, क्रेन में ऐसे उठा के ऐसे उड़ाते हुए ले जाएंगे, शक्तिमान जूम जी, कुछ भी करेंगे आपसे पेनल्टी लेके रहेंगे। देखेंगे, आपको अगर चैप्टर कराना है तो कोऑपरेट करिए। पेज बेटा हम लोग का सेकंड पेज पे, क्या नहीं समझ में आ रहा, सेकंड पेज पे देखिएगा, नहीं मैंने पढ़ के ही समझाया, लैंड यूज के ऊपर ही बता रहे हैं ना, उसमें तीसरा पैराग्राफ, लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट एंड कम्युनिटी, बताया ना मैंने। व्हाटएवर जो भी हो, वैसे भी बुक खोल के कौन सा तुम लोग क्या शक्तिमान बन जाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसी से समझेंगे ना, तो बस यहाँ फोकस करो। देखिए है क्या इसमें, पहला एक तो क्या होता है कि प्राइवेट लैंड, और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। जैसे मान लीजिए कि जो कब्रगाह है, जो कब्रिस्तान है, मंदिर की जमीन हो गई या कोई पार्क हो गया, ये सारा क्या होता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का, माने कम्युनिटी ओन्ड होती है, मतलब सब लोग उसके मालिक होते हैं। मेट्रो में जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है ना छोपुट्टा ठाडा आके खड़ा हो जाए, मारे बाबू की है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता ना, तो मतलब सबकी है, तो सार्वजनिक जो भी चीजें होती है उसको ऐसा मानेंगे। अमेरिका का जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे बेटा क्या है कि माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो वहां पे प्राइवेट लोग ओन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सड़क किसी के खेत के अंदर आ जाएगी, सड़क उसके नाम की नहीं हो जाएगी,
मेट्रो और ट्रेन उसकी नहीं हो जाएगी, वो तो गवर्नमेंट की होती ही है, मतलब कि सार्वजनिक वो होती है, क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना। वो तो तुड़वाएंगे आप, गवर्नमेंट बिल्कुल वो नहीं नहीं, ऐसा इंक्रोचमेंट कर रखा है ना आपने, मतलब कि जो जमीन है, अगर सड़क है तो सड़क की जमीन है वो आप उस पर बनाएंगे तो होगा ही ऐसा, बिल्कुल। और क्या, अब मान लो सब लोग अपनी जमीन से है ना 5-5 फुट आगे बढ़ जाएंगे तो सड़क में क्या साइकिल भी नहीं जाएगी, है कि नहीं। मुल्ला कोल अरे तो सर, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, तुड़वाएगा कौन, सरकार तुड़वाएगी। 5,000 ज्यादा मुखलन 20,000 हो गया, बात खत्म। इंडिया है, सब चलता है। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. आपको पता है इंडिया की जनसंख्या जब आजाद हुई उससे आज की डेट में बहुत ज्यादा है, लैंड तो उतनी है ना, लैंड हम कहाँ लेके जा सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब इस बढ़ी हुई डिमांड को या एक्सेस डिमांड को पूरा कैसे करेंगे, इसको पूरा करने का एक ही तरीका है कि जो जंगल है, पहाड़ है, जिस जगह पे खेत नहीं है, जो हमारी यूज में नहीं है, उसके ऊपर भी हम लोग अपने यूज के लिए बढ़ाते चले जाते हैं। आज की डेट में देखिए जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल कितने छोटे हो गए। अब शेर, तेंदुआ, बाघ अपने के अगर मान लीजिए गार्डन में आया है तो इसलिए आया क्योंकि वो तो उसका ही जंगल था, वहां पे शिकार तक आता था, आपने वहां पे क्या कहते हैं फार्म हाउस बना लिया, है ना, इस तरह से। देखिए देखो दो चीज है, इंडिया में सबसे अधिक जो नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि प्राकृतिक जो भी जगहें हैं, नेचुरल प्लेसेज है, उनको इनक्रोच इसलिए किया जा रहा है, जंगलों को इसलिए काटा जा रहा है, पहाड़ों को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि खेतों को बढ़ाया जा सके। समझ रहे हैं, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी फूड डिमांड तो होगी ही, और बेशक एक पे 10 माले की बिल्डिंग बना दो आदमी एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन खेत तो एक माले पे नहीं बन सकते ना, उतनी टेक्नोलॉजी इजराइल वाली तो लगाएंगे नहीं आप। मतलब खेत के लिए तो जमीन को बढ़ाना ही पड़ेगा ना आपको, खेती बाड़ी के लिए, तभी तो लोगों की फूड की डिमांड पूरी होगी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो सबसे अधिक एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी की जमीन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण का नुकसान किया जा रहा है। देखिएगा किया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, पर्यावरण का, जंगल तो बोलने तो देखो, जंगल को काट रहे हैं तो किसका फायदा कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब भाई लैंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो भाई निश्चित रूप से इसका संरक्षण भी करना जरूरी है, इसको बचाना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो लैंड रिसोर्स के कंजर्व करने के लिए या उसको सुरक्षित, उसको संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले है सॉइल, लैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन इसका जो रिसोर्स है वो है सॉइल, मिट्टी। आप और भी पेड़ उगा सकते, पेड़ अगर कट जाए तो हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल पे पेड़ उतने उगाते हैं, जंगल बना दे आदमी, लेकिन जो मिट्टी, जो कि आपको पता है 7 to 10 सेंटीमीटर जो ऊपर से गहराई में मिट्टी होती है, वही फर्टाइल मिट्टी होती है, सबसे अधिक कीमती। अगर एक बार मिट्टी बह गई या बारिश के पानी से या किसी भी तरह से बंजर हो गई या कट गई तो मिट्टी लाखों साल में बनती, समझ रहे। तो एक बार अगर वो लैंड बैरन हो गया तो आप उसको तो फर्टाइल कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे जरूरत क्या है, अगर लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हो तो सॉइल का कंजर्वेशन सबसे पहला आता है। और उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर तो बेटे कम ही होगा, हरियाणा में, दिल्ली में, हाँ, बवाने वाले पे है थोड़ा, वन विभाग वाले, ये झाड़ी बस ऐसा ही है। यहाँ पर तो जंगल कहाँ मिलेगा। अब राजस्थान यहाँ से नजदीक है, सरिस्का है ना, तो आप सरिस्का कैसे जानते, घूमने गए थे, कोई है वहाँ, मामा वहीं पे। तो सरिस्का जो अभी है नेशनल रिजर्व भी है, टाइगर के लिए है, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, सरकार अलाउ नहीं करेगी ना, कानून होता है। वहां पे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो लोग सदियों से रहते हैं, जो भी वो लोग हैं, क्या कहते हैं, आदिवासी ट्राइबल लोग हैं, उनको थोड़ा बहुत राइट होता है, लेकिन किसी भी जंगल को या किसी भी चीज को बिना नुकसान पहुंचाए अगर किसी तरह जी ले तो जी ले, ठीक है। लेकिन वहां पर कोई आदमी, बाहरी आदमी को जाके खेती करने का, पेड़ों को काटने का, सब चीज के लिए राइट नहीं।
जंगलों। अगर कोई भी ग्रीन ट्री है, हरे पेड़ पौधे को कोई भी काटा जाता है तो पर्यावरण कानून लगता है, पेनाल्टी लगती है, 6 महीने या 2 साल या 1 साल की जेल होती है। याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको पता है क्या, ये सामने 1-2 पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ना, कितना डरते हैं लोग, जुगाड़ लगाते हैं कि पहले साइड से छटवा देंगे, पेड़ इसी तरह देखते देखते सूख जाएगा, पहले सुआ लगवा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे सूख जाए। ऐसे पेड़ काट देंगे क्या? किसी ने क्लेम कर दिया सीधे जेल में जाएंगे। हरे पेड़ को आप काट ही नहीं सकते सर, क्या बात करते हो आप? हाँ तो जो सांस लेते हैं ना बेटे, फिर अड़ंगा ही जाएगा अंदर। नहीं, आप उसको भी नहीं काट सकते। मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है कि आप देखो उसके लिए क्या है ना, अगर कोई क्लेम कर देगा ना, कंप्लेन कर दे सॉरी, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते। ग्रीन प्लांट को आपको काटना नहीं जी। खुद का पेड़ है तो आप अमेरिका में थोड़ी है, समझा करिए। वैसे एक्चुअली इसमें और भी रूल्स हैं कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर किसी भी तरह के प्लांट को काटते हैं तो उसके लिए अलग सजा है, और अगर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो आपके खेत में आपके पास है तो हो सकता है कि उसका कुछ अलग हो। लेकिन मेरे को जहां तक समझ में आता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर किसी भी तरह का पेड़ है तो आप काटोगे तो आपकी सजा तो होगी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है बेटे, सड़क की जमीन है। जी बिल्कुल होगी ना। नहीं, अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे है कि नहीं, सड़क के किनारे हो, किसी पार्क, तो घर के बाहर ये उनका जमीन थोड़ी है बेटा, ये सड़क की जमीन होगी, पता है आपको ये? अच्छा, तो तुम जंगल में लगा दो और पेड़ काट दोगे फिर? आप लगाने के लिए आप लगा दो, कितने काट नहीं सकते आप। अब तो लीगल मैटर है भैया, हम क्या जाने पर्सनल प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी, तो ये चैप्टर में लिखिएगा आप जाकर के। पागल वाली बात, मतलब रबड़ है बिल्कुल, आप लोग पकड़ लिए ना, मास्टर ने पकड़ लीजिए, अब इधर ही खींचो। अब छवि की तरह सबको जज थोड़ी बनना है। जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, छवि सबसे सेंसिटिव है, आराम से पढ़ती है, विधि की बात। देखिएगा, soil, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. ठीक है, it is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, mineral and weathered rock found on the earth. This happen through the process of weathering. This right mixture of mineral and organic matter make the soil fertile. अब मिट्टी है तो कुछ मिट्टी ऐसी होती है सॉइल जो फर्टाइल है, कोई अनफर्टाइल है। जितने भी 16 तरह की मानी जाती है, 16 टाइप्स ऑफ मिनरल जो होते हैं, एक सॉइल के लिए परफेक्ट होता है, मतलब सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। जिस तरह हमको 5 तरह की न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरत होती है, तो 16 टाइप ऑफ मिनरल्स जो होती है या न्यूट्रिशन एक सॉइल के लिए जरूरी है। मतलब सॉइल में होगा तो कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। हाँ, प्लांट ग्रो करेगा उसमें। जी। क्या बेटे? नहीं, डिपेंड करता है। अब देखो क्लाइमेट के ऊपर भी तो है ना। अगर मान लीजिए कि अगर वो 16 की तरह सारी न्यूट्रिशन आपने डाल दी, ठीक है ना, तो ग्रो तो करेगा, लेकिन जिस क्लाइमेट में जो आराम से बैठी रही है, तुम्हारे नाटक नहीं, उसको कह रहे ना पहले। तो सबसे पहले क्या है कि वो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ऑरेंज का ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर वो 16 तरह का न्यूट्रिशन आपके सॉइल में है, आपने किसी तरह खाद से या मिनरल से, फर्टिलाइजर से वहां अवेलेबल करा दिया, तो पेड़ तो लगेगा, ग्रोथ भी करेगा। लेकिन एक चीज दिक्कत होगी कि जिस क्लाइमेट का वो प्लांट है स्पेसिफिक, अगर उस क्लाइमेट में नहीं है तो क्लाइमेट तो आप नहीं दे सकते, तो प्लांट तो ग्रो करेगा, लेकिन जो फ्रूट की जो क्वालिटी होगी वो एज इट इज नहीं होगी। जैसे ऑरेंज यहाँ पे लगा दो, चाहे कितना भी मिनरल खाद दे दो, आप सब कुछ कर दो, लेकिन क्लाइमेट आप नागपुर वाला तो दे नहीं सकते, तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी ऑरेंज होंगे खट्टे ही होंगे, मीठे नहीं। क्लाइमेट बेटे वहां पे क्या है ना कि बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है वहां नागपुर का, और वहां की जो मिट्टी है ना, मतलब
ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है पूरे कर्नाटका में, सॉरी महाराष्ट्र में। तो उस तरह से वहां पे कुछ क्लाइमेट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, फर्टाइल नहीं बना सकते आप जब टॉप सॉइल, उसी यही तो इसी में सारा चीज है। हाँ, अब सारा न्यूट्रिशन ही आप डाल देंगे, ठीक है, तो कितना खाद डालोगे ये भी तो डिपेंड करता है ना बेटे। उतना बड़ा लैंड का टुकड़ा है, उतने मिनरल्स आप नहीं डाल सकते। टॉप सॉइल कट गई तो आपको चीज पूरा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कितना खाद लाएंगे? हाँ, एक प्लॉट का छोटा सा टुकड़ा आप मैनेज कर सकते हो खाद डाल के, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब इजराइल में नमक वाले मिट्टी में ऑरेंज उगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? कहीं भी हो सकता। देखिए, अब जैसा कि लैंडस्लाइड आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं, भूस्खलन आप अभी बारिश के चलते देखा होगा आपने, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ है ना, धसक के गिर जा रहे हैं, स्लाइड कर जा रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लैंडस्लाइड कहा जाता है। अभी लैंडस्लाइड होता क्यों है? सोयल, एनीबॉडी बताइए, भूस्खलन या लैंडस्लाइड होती क्यों है माउंटेन्स में? बोले तो मैं मतलब उसके बीच की जो बॉन्डिंग है लूज हो जाती है। ठीक है, और कोई? ये क्यों मतलब तो उसने एक पॉइंट बोला ना, इस पे तो कितने पॉइंट बन जाएंगे? तो एक बात बोली, हाँ ठीक है, लैंड का लूज पड़ जाना, बारिश जब पड़ेगी तो भाई लैंड लूज होगा, ठीक है, होता है, समझ गए। और दूसरा कारण, हाँ देखो बेटा, इसमें इस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जो मेन है कॉन्सेप्ट, वो जो रीजन है वो बताते हैं। अगर कोई भी माउंटेन अगर बिल्कुल बैरन हो, मतलब कि न्यूड हो, ऊपर कोई प्लांट या झाड़ी कोई भी कुछ है ही नहीं, अगर समझ रहे हैं बेटा, ये सारे लाइन एक बार अरेंज कर देना जरा, अगर आप चाहे तो प्लीज। ये भी एक लगा रखे हैं भैया व्हाइट कलर वाली। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसके ऊपर जब प्लांट, ट्री या किसी भी तरह की बुशेज या ग्रासेस नहीं होगी, तो ऊपर की जो, क्योंकि बारिश तो होनी है, बारिश तो एक नेचुरल फेनोमेना है, वो तो होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप लोग प्लीज टॉकिंग नहीं करेंगे, कीप क्वाइट। होता क्या है कि ऊपर की सतह बिल्कुल लूज पड़ जाती है, ठीक है। अब ट्री रहती है तो क्या होती है, उनकी जड़ें है ना, मिट्टी को कस के पकड़ के रखती है। अभी आप देखे होंगे जितने भी ये पहाड़ गिर रहे थे, उसपे एक दो इक्के दुक्के कहीं कहीं ट्री दिख रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले सड़क बनाने के चक्कर में अपने यूज में सारे पेड़ पौधे काट दिए। और हिमालय अब तक का सबसे न्यू माउंटेन इसलिए माना जाता है क्योंकि जब आप शिमला उमला कहीं पहाड़ी पे जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि मिट्टी धूल के साथ है ना, ये छोटे छोटे पत्थर बोल्डर इस तरह पड़े, मिट्टी का पहाड़ जैसा लगेगा आपको, समझ रहे हैं ना। और अगर उसके ऊपर अगर आप ट्री नहीं लगाओगे, एक पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन की कवर, ग्रीन कवर नहीं होगी, तो लैंडस्लाइड तो होगी ही। एक तो ये माउंटेन का जिसके कारण लैंडस्लाइड होता है। अब देखो इसमें एक चीज और है, जिससे मान लीजिए सड़क बनाई गई, ठीक है, यहां से माउंटेन है और ये सड़क बनाई गई है, तो जो माउंटेन जहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वहां पर माउंटेन के साथ साथ एक मोटी सी दीवार अच्छी मजबूत सी बनाई जाती है, ताकि पूरे पहाड़ को एक सपोर्ट भी दिया जाए। अगर कभी थोड़े बहुत दो चार बोल्डर या पत्थर खिसके भी तो उसमें फंस के रह जाए या वहां रुके कुछ इससे बल करे। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा आधा का आधा पहाड़ ही निकल जाए तब तो पूरा तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता और उपाय तो ये है कि आप वहां पे ग्रीनरी लगाओ, प्लांटेशन करो, जिससे कि वो पूरा कवर्ड है। प्लांटेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं, एक साइड से, मतलब जैसे माउंटेन है ना, माउंटेन के साथ साथ पहाड़ काट के, जैसे पहाड़ी है ऐसे साथ साथ सड़क जाती है, और इधर खाई है, तो खाई के तरफ भी थोड़ा बहुत तो बाउंड्री होती ही है, और एक माउंटेन के साथ भी ऊंची दीवार। अपने बुक में देखो ना, पिक्चर तो बनी है। नेपाल में तो ऐसा है, हम लोग बिहार में थे, पापा की जॉब थी हमारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, तो मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, मेरा भाई गया था वहां पे। दिन में है ना जल्दी जाना ही नहीं चाहते कोई भी, जो बस ड्राइवर है, जैसे आप बस से जाओगे तो रात में लेके जाएंगे और पूरे पर्दे लगा देंगे। ये कोई खाई है भाई? काठमांडू मतलब माउंट एवरेस्ट वाले इलाके में आप जा रहे हैं, खाइया मतलब 2 किलोमीटर नीचे की खाई, 1 किलोमीटर खाई, मतलब देख ले तो आदमी का मुंह, कलेजा मुंह को आ जाए, समझ रहे हैं ना। पूरे पर्दे लगा देते और क्या देते हैं, भाई कलेजा कमजोर है तो बाहर ना देखिए,
इत्मीनान से बैठे रहो, 7-8 घंटे में काठमांडू उतार देंगे, वहां जितना देखना होगा देख लेना। तो आप तो कहाँ से गए थे? तो मैंने यूपी से गए होंगे आप लोग, तो दिल्ली से गए थे। यहाँ से दूसरी बात है, हम लोग की तरफ बिहार में बिल्कुल बॉर्डर लगता है ना, पूरा यूपी नेपाल का, पूरा बिहार का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है नेपाल से। अरे कुछ भी नहीं है नेपाल में, वही पहाड़ियां, गरीबी हर तरफ, पदहाली, ना खेती ना बाड़ी, कुछ नहीं। तो सारे पहाड़ जाते हैं, पहाड़ बेटे इंडिया में भी तो है ही बहुत सारे। देखिएगा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो भैया ये जो सॉइल है जिसे हमें बचाना है, ये बना किससे है और किन किन चीजों से बना है? द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पेरेंट रॉक मतलब जिस चट्टान के आपको ये तो पता होगा ना कि पत्थर के टूटने से ही मिट्टी बनती है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जिस रॉक के टूटने से ये मिट्टी बनी, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। अब बेटा अगर मान लो कि वॉल्केनिक रॉक होगी, जो इग्नियस रॉक सॉरी, अगर उसके टूटने से बनेगा तो ब्लैक सॉइल बनेगी, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से, और कहां किस क्लाइमेट में वो है, जिस क्लाइमेट में होगा उसी हिसाब से मिट्टी भी बनती है। अब देखेंगे तो पेरेंट रॉक डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। जो पेरेंट रॉक होगा, ठीक है, जिस चट्टान के टूटने से मिट्टी बनी, वो देखिए मिट्टी के रंग को डिसाइड करेगी। जैसे कि अगर ब्लैक सॉइल बन रही है तो वो जो वॉल्केनिक इग्नियस रॉक होती है उसके टूटने से बनती है। दूसरा टेक्सचर का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या होगा, कैसा बनावट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से केमिकल्स या मिनरल्स उसके अंदर पाई जाएंगी। और परमेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको क्या सुभेद्यता कहते हैं हिंदी में, मतलब कितने पानी जा सकता है। पोरस समझते हैं ना, मतलब कि जालीदार या सुराख उसमें होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि बलुआ पत्थर या जो सैंडस्टोन जो होता है, ठीक है, उसमें आसानी से पानी जा सकता है, लेकिन अगर ग्रेनाइट, बेसाल्ट या इग्नियस रॉक की बात करेंगे तो वहां पे पानी अच्छी तरह से उसके अंदर नहीं जा सकता। इस तरह की बात है। दूसरा क्या है? रिलीफ, उच्चावच, कितनी हाइट पे या कहां पर होगा। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक्यूमुलेशन मतलब कि अब देखो, जितनी ज्यादा आप हाइट पे रहो जाओगे, वहां पर मिट्टी उतनी पतली परत दिखेगी। पहाड़ों के ऊपर केवल पत्थर दिखता है, कहीं कहीं मिट्टी दिखेगी। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे मैदान में, तो यहाँ पर तो फ्लैट है, मिट्टी आएगी तो जाएगी कहाँ, यहीं पर बिछ के चली जाएगी। तो जितना फ्लैट सरफेस होगा, प्लेन होगा, वहां सॉइल उतना ही ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा ठीक होगा। और जितने भी माउंटेन्स होंगे और स्लोप जितना तीखा होगा, अब जितना तीखा स्लोप होगा ना, बिल्कुल उस पर उतना ही कम सॉइल आपको मिलेगा। फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो। फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे, फ्यूना मतलब कि जीव जंतु कैसे पाए जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीव। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, बिल्कुल जहां पर वो मिट्टी बनी है वहां पे कौन से जीव जंतु, कितने पेड़ पौधे पाए जाते थे, और वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म था या नहीं, तभी तो ह्यूमस बनेगा ना। क्योंकि पेड़ पौधे और जानवरों को सड़ा करके तो ह्यूमस बनाया जाता है, और सड़ाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। जहां देखिए वेदरिंग क्या होता है, उसको क्या हिंदी में कहते हैं भूल गया मैं, उच्छादन कहते हैं या क्या कहते हैं, वेदरिंग। बुक लाके देना उसने, बुक। अरे मुझे बुक दो ना, एक बार में सुनती नहीं हो क्या? अपक्षय कहते हैं उसको, अपक्षय। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि सूरज की गर्मी से जो चट्टाने होती दिन में बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है, ठीक है, और रात जब होती है तो फिर ठंडी होगी। हर बार गर्म होना, ठंडे होने से क्या होता है, गर्म होगी तो फैलेगी कोई चीज, और जब रात को ठंडी ज्यादा होती है तो सिकुड़ती है। तो फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है कि उसकी जो बॉन्डिंग होती है अंदर की पार्टिकल्स की, वो लूज पड़ने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि टूट के वो चट्टान टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वो बारिश का पानी आएगा, बाढ़ का पानी आएगा, उनको अपने साथ बहा करके ले जाएगा, आपस में टकराते टकराते छोटे छोटे टुकड़ों में बनेंगे, कंकड़ बनेंगे, फिर और टकराते हुए छोटे छोटे होते हुए रेत के कण बनेंगे, और फिर क्ले या चिकनी मिट्टी बन जाती है। इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आज इतना ही।
आप लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया टेस्ट देंगे, ठीक है, और जिनका हो गया वो घर जाएंगे।